हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग पेज नंबर 9 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो हमारा जो क्वेश्चन है पहला, मैं जूम कर ले रहा हूँ इसको, ये और ये पेज नंबर 9 है। मैं आपको ये दिखा दूँ कि ये पेज नंबर 9 है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये पेज नंबर 9 है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पहले क्वेश्चन से। ऐसे जूम कर लेता हूँ, अब थोड़ा सा देखना आसान हो जाएगा कि गैल्वेनीकरण के दौरान लौह प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? जस्ता का। ठीक है, गैल्वेनीकरण याद रखना, गैल्वेनीकरण के दौरान लौह प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? गैल्वेनीकरण के दौरान लौह प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जस्ता, यानी गैल्वेनीकरण आपको याद रखना है, साथ में जस्ता भी याद रखना है। ठीक है, गैल्वेनीकरण के दौरान लौह प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जस्ता का। ठीक है, अगले आ गया कि पेंसिलिन की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। एक पत्थर या धातु का पिंड सूर्य के चारों तरफ कक्षा में घूमे तो उसे क्या कहते हैं? एस्ट्रॉयड। क्या कहते हैं? एस्ट्रॉयड कहते हैं। ठीक है, एक पत्थर या धातु का पिंड सूर्य के चारों तरफ कक्षा में घूमे तो उसे क्या कहते हैं? तो एस्ट्रॉयड कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्ट्रॉयड। ठीक है, उल्का पिंड जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है, एस्ट्रॉयड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एस्ट्रॉयड हम लोग कहते हैं। एक पत्थर या धातु का पिंड सूर्य के चारों तरफ कक्षा में घूमे तो क्या कहेंगे उसको? एस्ट्रॉयड कहते हैं। आगे है, तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए? तत्काल ऊर्जा को के लिए खिलाड़ी को क्या देना चाहिए? तो कार्बोहाइड्रेट्स देना चाहिए। क्या देना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स देना चाहिए। ठीक है, तत्काल ऊर्जा के लिए, इंस्टेंट ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को एनर्जी के लिए क्या देना चाहिए? ठीक है, तो हमें कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए। ठीक है, जो खिलाड़ी लोग पीते हैं खेलते समय उसको वो क्या होता है? वो कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या देना चाहिए? तो कार्बोहाइड्रेट्स देना चाहिए। जब पारा एक बर्तन में जमा रखा जाता है तब उसके पास नवचंद्रक होता है। नवचंद्रक होता है क्या? तो उत्तल होता है। ठीक है, उसके बाद नवचंद्रक होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब पारा एक बर्तन में जमा रखा जाता है तो उस पर देखते हैं आप ना, ऐसा शीशे जैसा चमकने लग जाता है, तो वो जो बन जाता है उसमें दर्पण जैसा, तो वो कौन सा दर्पण का? उत्तल दर्पण जैसा वो बन जाता है। ठीक है, याद रखना है। तो जब पारा एक बर्तन में जमा रखा जाता है तब उसके पास नवचंद्रक होता है। कैसा? तो उत्तल जैसा। उत्तल नवचंद्रक, चंद्रक मतलब उत्तल दर्पण। अगला है हमारा कि निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा, कागज और पत्थर गिराया जाए तो पृथ्वी पर पहले कौन पहुंचेगा? तो तीनों एक साथ पहुंचेगा। ध्यान रखना, निर्वात में यदि वस्तु लोहा, कागज और पत्थर गिराया जाता है तो पृथ्वी पर पहले कौन पहुंचेगा? तो तीनों पहुंचेगा एक साथ। क्यों ऐसा? क्योंकि वो निर्वात है। ठीक है, कोई गुरुत्वाकर्षण वगैरह कुछ भी वहाँ पे नहीं है, निर्वात है। समझ में आया? तो तीनों वस्तु एक साथ पहुंचेगा निर्वात में यदि तीनों वस्तु लोहा, कागज और पत्थर को छोड़ा जाएगा तब। ठीक है, तो निर्वात में एकदम तीनों वस्तु समान गति से आएगा। प्लाज्मोडियम में कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया। प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया होता है। याद रखना, प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया। ध्यान रखना है, प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया होता है। ठीक है, या ये क्वेश्चन हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन मेरा ये है कि क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त होता है। क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त होता है किस में होता है? रॉकेट में होता है। क्रायोजेनिक इंजन किस में प्रयुक्त होता है? तो इंजन में प्रयुक्त होता है। क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त होता है तो किस में प्रयुक्त होता है? तो रॉकेट में प्रयुक्त होता है। क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त होता है किस में प्रयुक्त होता है? तो रॉकेट में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारा, ठीक है, कि सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है? मिट्टी के तेल में। सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है? तो मिट्टी के तेल में। सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है? तो सोडियम को जो किस में रख के संचित किया जाएगा? तो मिट्टी के तेल में। ठीक है, केरोसिन तेल में। ठीक है, सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है? तो मिट्टी के तेल में। याद रखना है, सोडियम तो मिट्टी का तेल। अगला क्वेश्चन है कि मोह स्केल का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो खनिज की कठोरता को मापने के लिए मोह मापनी होता है।
ठीक है। मोह मापने का प्रयोग किस लिए किया जाता है? खनिज की कठोरता के लिए। खनिज की कठोरता के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो मोह स्केल का। ठीक है। मोह मापने का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो खनिज की कठोरता को मापने के लिए। मोह मापने का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो खनिज की कठोरता के लिए। ठीक है। मोह मापनी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? किसको मापने के लिए किया जाता है? तो आंसर क्या होगा? खनिज की कठोरता के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक जल को भारी जल कहा जाता है क्योंकि वह साबुन के साथ लगकर फेन नहीं उठाता है। देखो ये क्वेश्चन, भारी जल किसको कहा जाए? साबुन के साथ लगकर फेन नहीं उठाता है। ठीक है। तो वो क्या होता है? वो हमारा हो जाता है भारी जल। ठीक है। एक जल को भारी जल कब कहा जाएगा? जब साबुन के साथ लगकर फेन नहीं उठेगा। ठीक है। तो याद रखना है कि साबुन के साथ लगकर फेन नहीं उठता है तो उसको क्या कहा जाएगा? भारी जल कहा जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, आप लोग जवाब दीजिए। एक जल को भारी जल कहा जाता है क्योंकि साबुन के साथ लगकर फेन नहीं उठता है। अगला क्वेश्चन कि ब्रोमीन किस वर्ग का है? ब्रोमीन किस वर्ग का है? तो हैलोजन वर्ग का। ब्रोमीन किस वर्ग का है? तो हैलोजन वर्ग का। ठीक है। ब्रोमीन किस वर्ग का है? तो हैलोजन वर्ग का। ब्रोमीन किस वर्ग का है? तो हैलोजन वर्ग का है। ध्यान रखना, ब्रोमीन किस वर्ग का है? तो हैलोजन वर्ग का है। ठीक है। नेक्स्ट है, ठीक है, हुक का नियम लागू होता है प्रत्यास्थता सीमा तक। हुक का नियम किस पर लागू होता है? तो प्रत्यास्थता सीमा पर। हुक का नियम जो लागू होता है वो प्रत्यास्थता सीमा पर प्रत्यास्थता सीमा तक। हुक का नियम लागू होता है कहाँ तक? तो प्रत्यास्थता सीमा तक। तो प्रत्यास्थता सीमा तक जो हुक का नियम लागू होता है। हुक का नियम लागू होता है कहाँ तक होता है? तो प्रत्यास्थता सीमा तक होता है। हुक का नियम कहाँ तक लागू होता है? तो प्रत्यास्थता सीमा तक होता है। चलो, खून की कमी को क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। ठीक है। खून की कमी को क्या कहते हैं? तो एनीमिया कहते हैं। याद रखिएगा सभी लोग, खून की कमी को क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। खून की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो एनीमिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई पड़ता है? तो व्यतिकरण के कारण साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई देता है? व्यतिकरण के कारण। ठीक है। किसके कारण? तो व्यतिकरण के कारण। साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई दे पड़ता है? तो व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई पड़ता है। साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई पड़ता है? तो व्यतिकरण के कारण जो है रंगीन दिखाई पड़ता है। ठीक है। तो साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई पड़ता है? तो व्यतिकरण के कारण। ट्रांसफार्मर का उपयोग किस में किया जाता है? तो एसी परिपथ में। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किस में किया जाता है? तो एसी परिपथ में किया जाता है। ठीक है। अल्टरनेटिव करंट परिपथ में किया जाता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग किस में किया जाता है? तो एसी परिपथ में किया जाता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग किस में किया जाता है? तो एसी परिपथ में किया जाता है। ध्यान रखना है। स्टेनलेस स्टील में उपस्थित होते हैं क्रोमियम, आयरन, निकेल। क्रोमियम, आयरन, निकेल। क्रोमियम, आयरन, निकेल स्टेनलेस स्टील में उपस्थित रहता है। क्या स्थित रहता है? क्रोमियम, आयरन, निकेल। क्रोमियम, आयरन, निकेल स्टेनलेस स्टील में उपस्थित क्या रहता है? तो क्रोमियम, आयरन, निकेल स्टेनलेस स्टील में उपस्थित रहता है। क्रोमियम, आयरन, निकेल, ये याद रखना है आपको। स्टेनलेस स्टील में क्या उपस्थित रहता है? तो क्रोमियम, आयरन, निकेल। अगला क्वेश्चन है कि मधुमेह किसके द्वारा संतुलित किया जाता है? तो इंसुलिन के द्वारा। मधुमेह किसके द्वारा संतुलित किया जाता है? तो इंसुलिन के द्वारा। मधुमेह किसके द्वारा संतुलित किया जाता है? तो इंसुलिन के द्वारा। मधुमेह किसके द्वारा संतुलित किया जाता है? तो इंसुलिन के द्वारा। मधुमेह किसके द्वारा संतुलित किया जाता है? तो इंसुलिन के द्वारा। ठीक है। मधुमेह किसके द्वारा संतुलित किया जाता है? तो इंसुलिन के द्वारा, क्योंकि मधुमेह जो बीमारी होती है इंसुलिन के कारण ही होती है, तो इसलिए मधुमेह किसके द्वारा संतुलित किया जाता है? तो इंसुलिन के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है इस कॉलम का लास्ट क्वेश्चन है कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था? जी मार्कोनी ने। रेडियो का आविष्कार किसने किया? जी मार्कोनी। ठीक है। याद रखना है आपको सभी को। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो जी मार्कोनी ने किया था रेडियो का आविष्कार। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? जी मार्कोनी ने। जी मार्कोनी ने किया था। ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे कॉलम में। ये वीडियो का मेरा जूम करने वाला हूँ। चलो ठीक है, आगे। यस, आ गया। स्टील रबर से अधिक लचीला होता है। स्टील जो है रबर से अधिक लचीला होता है क्योंकि दबाव से तनाव का अनुपात
अधिक होता है, ये होगा आपका आंसर। स्टील जो है रबड़ से अधिक लचीला होता है क्योंकि दबाव से तनाव का अनुपात क्या होता है, अधिक होता है। दबाव से तनाव का अनुपात अधिक होता है, ठीक है। दबाव से तनाव का अनुपात अधिक होता है। स्टील रबड़ से अधिक लचीला होता है, ध्यान रखना। स्टील जो होता है रबड़ से अधिक लचीला होता है क्योंकि दबाव से तनाव का अनुपात अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कोणीय वेग की इकाई है, यानी कोणीय वेग की इकाई, ठीक है, रेडियन प्रति सेकेंड, रेडियन प्रति सेकेंड, ठीक है, याद रखना रेडियन प्रति सेकेंड है। कोणीय वेग की जो इकाई है वो क्या है, रेडियन प्रति सेकेंड है। कोणीय वेग की इकाई रेडियन प्रति सेकेंड है। कोणीय वेग की इकाई क्या है, रेडियन प्रति सेकेंड है, याद रखना है। कोणीय वेग की इकाई क्या है, रेडियन प्रति सेकेंड है। कोणीय वेग की इकाई क्या है, तो रेडियन प्रति सेकेंड है, रेडियन प्रति सेकेंड। कोणीय वेग की इकाई क्या है, तो रेडियन प्रति सेकेंड, ठीक है। अगला है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन में नहीं दे पाऊंगा अभी। आदर्श गैस समीकरण है पीवी बराबर एनआरटी, ठीक है, पीवी बराबर एनआरटी आदर्श गैस समीकरण है, आदर्श गैस समीकरण है पीवी बराबर एनआरटी। क्या होगा, पीवी बराबर एनआरटी, ठीक है, आदर्श गैस समीकरण है पीवी बराबर एनआरटी, ठीक है, ये आपको याद रखना है, पीवी बराबर एनआरटी, ये आदर्श गैस समीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल के विद्युत अपघटन से क्या प्राप्त होता है, जल के विद्युत अपघटन से क्या प्राप्त होता है, ठीक है, तो हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, याद रखना है हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। जल के विद्युत अपघटन से क्या प्राप्त होता है, जल के विद्युत अपघटन से क्या प्राप्त होता है, तो क्या होता है, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन होता है। जल के विद्युत अपघटन से क्या प्राप्त होता है, तो हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े न तैरने के कारण क्या है, लोहा द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, ठीक है, तो ये है आपका लोहा द्वारा, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है कि लोहा द्वारा विस्थापित जल का भार जो होता है वो लोहे के भार से कम हो जाता है, इसीलिए क्या हो जाता है कि लोहे के टुकड़े न तैरने के कारण हो जाता है, ठीक है, लोहा द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम हो जाता है, इसलिए, ठीक है, इसको याद रखना है ये क्वेश्चन को। एम्पियर माप डैश में इस्तेमाल किया जाता है, किसमें, एम्पियर बिजली में, है ना, बिजली में मापते हैं, बिजली मापते हैं एम्पियर में, ठीक है, तो एम्पियर माप डैश में इस्तेमाल किया जाता है। एम्पियर माप किस में इस्तेमाल किया जाता है, तो बिजली में। एम्पियर माप किस में इस्तेमाल किया जाएगा, तो बिजली में, ठीक है, एम्पियर माप किस में इस्तेमाल किया जाता है, तो बिजली में, याद रखना है, एम्पियर माप किस में इस्तेमाल किया जाता है, तो बिजली में, ठीक है। नेक्स्ट चलते कि हवा माध्यम की चुंबकीय प्रवृत्ति या ग्रहणशालित्व कितनी होती है, शून्य होती है, क्या होती है, शून्य। हवा माध्यम की चुंबकीय प्रवृत्ति या ग्रहणशालित्व कितनी होती है, तो शून्य होती है। हवा माध्यम की, ये थोड़ा सा याद करने वाला क्वेश्चन है। हवा माध्यम की चुंबकीय प्रवृत्ति या ग्रहणशालित्व कितनी होती है, तो शून्य होती है, याद रखना ये शून्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोडियम सक्सीनेट, सोडियम सक्सीनेट के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है क्या, C2H4 होता है, क्या, C2H4, ठीक है, C2H4 याद रखना है आपको, C2H4 होता है, C2H4 सोडियम सक्सीनेट के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है, सोडियम सक्सीनेट के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है क्या, तो C2H4, ये याद करने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा आप लोग भी। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सर्वप्रथम संपन्न किया क्या, हृदय प्रत्यारोपण, हार्ट ट्रांसप्लांट, ठीक है, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने हृदय प्रत्यारोपण सर्वप्रथम संपन्न किया। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सर्वप्रथम क्या संपन्न किया, तो हृदय प्रत्यारोपण। या क्वेश्चन ये रहा कि हृदय प्रत्यारोपण किसने सर्वप्रथम संपन्न किया था, तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड से आपको याद रखना है कि हृदय प्रत्यारोपण यानी हार्ट ट्रांसप्लांट जो किया था वो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। दिल का जो ट्रांसप्लांट होता है ना वो किया था कौन, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सबसे पहले। तो क्वेश्चन क्या बनेगा आपका कि डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सर्वप्रथम संपन्न किया, क्या संपन्न किया, हृदय प्रत्यारोपण। चलो अगला क्वेश्चन,
फेरिक हाइड्रोक्साइड कलिल सोल को जमाने में निम्न में से कौन सा विद्युत अपघट्य सबसे कम सहायक है? तो लो इतना लंबा दे दिया आपका फॉर्मूला, K3 × FeCN6, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। तो इसको ना आपको ऐसे ही याद रखना है आपको, फेरिक हाइड्रोक्साइड कलिल। थोड़ा सा ये जो है आपका हार्ड है याद करना, K3FeCN6, ऐसे इस तरीके से हम लोग याद करते हैं, K3FeCN6 को इस तरीके से याद करते हैं, ठीक है। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड कलिल को जमाने में निम्न में से, फिर ये पहले ये याद रखिएगा तो ये याद हो जाएगा आपको, ठीक है। तो कौन सा विद्युत अपघट्य सबसे कम सहायक होता है? तो K3FeCN6, इस तरीके से। ज़्यादा इस क्वेश्चन को अभी हम नहीं देखेंगे, या फिर याद कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फेरिक हाइड्रोक्साइड कलिल को जमाने में इनमें से कौन सा विद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट सबसे कम सहायक है? तो K3FeCN6, ठीक है। आनुवांशिकी परिवर्तन किस में होता है? क्रोमोसोम में। याद रखना, ये तो सही क्वेश्चन है कि आनुवांशिकी उत्परिवर्तन किस में होता है? आनुवांशिकी उत्परिवर्तन किस में होता है? क्रोमोसोम में होता है। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन किस में होता है? तो क्रोमोसोम में होता है। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन किस में होता है? तो क्रोमोसोम में होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया मेरा डन। आगे है थायोसल्फेट आयन का I2 से उपचयन करने पर प्राप्त होता है क्या? SO4। क्या होता है? SO4 होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा छोटा सूत्र है, याद हो जाएगा। थायोसल्फेट आयन I2 से उपचयन करने पर प्राप्त क्या होता है? SO4 होता है। थायोसल्फेट आयन का I2 से उपचयन करने पर प्राप्त क्या होता है? SO4 होता है। थायोसल्फेट आयन का I2 से उपचयन करने पर क्या प्राप्त होता है? तो SO4 होता है, ठीक है। क्या रखना है? SO4। थायोसल्फेट आयन का I2 से उपचयन करने पर प्राप्त होता है क्या? SO4। आगे पूछ रहा है ज्योति तीव्रता की इकाई क्या है? तो कैंडला। याद रखना आपको, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है जो वो क्या होता है? कैंडला होता है, ठीक है। ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है, इकाई होता है, वो क्या होता है? कैंडला होता है। ज्योति तीव्रता का क्या होता है? कैंडला, ठीक है। आगे है कि लेंज का नियम, ये है क्वेश्चन, लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का परिमाण है? ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा। लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का परिमाण है किसका? तो ऊर्जा। लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का परिमाण है? तो ऊर्जा के संरक्षण के नियम का परिमाण है, ठीक है। किसका नियम? तो लेंज का नियम से याद रखना है ऊर्जा। लेंज के नियम से क्या याद रखना है? ऊर्जा याद रखना है। लेंज का नियम ऊर्जा लेंज का नियम, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का परिमाण है? तो ऊर्जा, ठीक है। इतना आपको याद रखना है बस, ठीक है। लेंज का नियम ऊर्जा। प्रक्षेप का पथ होता है क्या? परवलयकार। क्या होता है? परवलयकार। प्रक्षेप का पथ होता है, क्या होता है? तो परवलयकार होता है। प्रक्षेप का पथ क्या होता है? तो परवलयकार होता है। प्रक्षेप का पथ क्या होता है? परवलयकार होता है, ठीक है। याद रखना, प्रक्षेप का पथ क्या होता है? तो परवलयकार होता है, याद रखना ये क्वेश्चन। प्रक्षेप का पथ क्या होता है? तो परवलयकार होता है। एथिल अल्कोहल में पानी अत्यंत घुलनशील होता है। एथिल अल्कोहल में जो पानी होता है अत्यंत घुलनशील होता है क्योंकि वो पानी के साथ समवर्ग आबंध है, ठीक है। समवर्ग आबंध बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है? समवर्ग आबंध बनाता है, ठीक है। एथिल अल्कोहल जो है पानी में अत्यंत घुलनशील, यानी तुरंत घुल जाएगा पानी में वो, क्योंकि वो पानी के साथ क्या बनाता है? तो समवर्ग आबंध बनाता है, समवर्ग आबंध बनाता है, ठीक है। तो एथिल अल्कोहल से याद रखना है आपको कि ये पानी में घुलनशील होता है, बहुत ज़्यादा घुलनशील होता है, ठीक है। किसके कारण? तो समवर्ग आबंध के कारण, ठीक है। याद रखना है क्या? समवर्ग आबंध के कारण। अगला पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? तो एंडरसन। एंडरसन, ये क्वेश्चन अच्छा है, याद करने वाला भी है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एंडरसन ने की थी। कब की थी? 1932 में, ठीक है। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने 1932 में की थी। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एंडरसन ने 1932 में। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एंडरसन ने की थी, ठीक है। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी, ठीक है। कब? 1932 में। 1932 एंडरसन ने 1932 एंडरसन 1932 पॉजिट्रॉन, ठीक है। इतना याद रखना।
चलिए दूसरे कॉलम पे चलता है। ये मेरा हो गया है तीसरे कॉलम पे, सॉरी। तो तीसरे कॉलम में देखते हैं कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, हम लोग याद कर लेते हैं। ठीक है, जितना रिपीट करिएगा उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा एग्ज़ाम के लिए। चलिए आगे है। सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति होती है पिरामिडिया। ठीक है, ये तो सब जानता है। सिलिकॉन के क्रिस्टल की इकाई आकृति जो होती है वो कैसी होती है? तो पिरामिडिया होती है। कैसी होती है? पिरामिडिया होती है। सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति होती है कैसी? तो पिरामिडिया होती है। याद रखना है, सिलिकॉन के क्रिस्टल की इकाई आकृति जो होती है, इकाई बार बार निकल जा रहा है, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक मेरे से हो जा रहा है, पता नहीं आज क्यों। कि सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति होती है पिरामिडिया होती है। कैसी होती है? तो पिरामिडिया होती है। ठीक है, सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति पिरामिडिया होती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में, ये क्वेश्चन है कि भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? कोयला। भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत जो है वो क्या है? तो कोयला। याद रखना है कि भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत जो है वो क्या है आपका? तो कोयला है। ठीक है, याद रखना है, कोयला याद रखना है। ठीक है, ये कोयला ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। नेचुरल वाले तो हमारा सूर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि मेथाइल ब्रोमाइड को जब पोटेशियम साइनाइड के अल्कोहल के साथ उबाला जाता है तो वह डाई मेथाइल ईथर देता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल वर्ड है केमिस्ट्री का, हो सके तो याद हो जाए। मेथाइल ब्रोमाइड को जब पोटेशियम साइनाइड के अल्कोहल के साथ उबाला जाता है, ध्यान रखना है, मेथाइल ब्रोमाइड रखना है, पोटेशियम साइनाइड रखना है। मेथाइल ब्रोमाइड और पोटेशियम साइनाइड को, ठीक है, किसके साथ उबाला जाएगा? तो अल्कोहल के साथ, है ना। सॉरी, क्वेश्चन ऐसे है कि मेथाइल ब्रोमाइड को जब पोटेशियम साइनाइड के अल्कोहल के साथ उबाला जाता है तो वह देता है क्या? डाई मिथाइल ईथर। डाई मिथाइल ईथर देता है। ठीक है, मेथाइल ब्रोमाइड को जब पोटेशियम साइनाइड के अल्कोहल के साथ मिलाया जाता है, उबाला जाता है, तो डाई मिथाइल ईथर बनाता है। ठीक है, तो वो क्या बनाता है? डाई मिथाइल ईथर। तो ये आपको पोटेशियम साइनाइड का जो अल्कोहल याद रखना है पहला, और दूसरा रखना है मेथाइल ब्रोमाइड। मेथाइल ब्रोमाइड आपको याद रखना है, मेथाइल ब्रोमाइड और पोटेशियम साइनाइड के अल्कोहल। ठीक है, पहला है क्या? मेथाइल ब्रोमाइड, ये याद रखना है। दूसरा रखना है पोटेशियम साइनाइड के अल्कोहल। ठीक है, ये दोनों याद रखना है तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि डाई मिथाइल ईथर बनाता है ये दोनों मिलके। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलता है। एक बार फिर से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मेथाइल ब्रोमाइड को जब पोटेशियम साइनाइड के अल्कोहल के साथ उबाला जाता है तो वह क्या बनाता है? तो डाई मिथाइल ईथर बनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अश्रु गैस, आंसू गैस जो होता है, अश्रु गैस जो है क्या है? तो क्लोरो एसिटोफिनोन, क्लोरो एसिटोफिनोन है। ठीक है, क्लोरोपीक्रीन, क्लोरोपीक्रीन यहाँ पे लिखा हुआ है। अश्रु गैस है क्लोरो एसिटोफिनोन, क्लोरो एसिटोफिनोन है क्लोरोपीक्रीन। ठीक है, याद रखना, अश्रु गैस है क्या? क्लोरो एसिटोफिनोन, क्लोरो एसिटोफिनोन, क्लोरोपीक्रीन है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना। अश्रु गैस क्या है? तो क्लोरो एसिटोफिनोन, क्लोरो एसिटोफिनोन अश्रु गैस है। क्लोरो एसिटोफिनोन जो है वो अश्रु गैस यानी आंसू गैस है, आंसू गैस। ठीक है, आंसू गैस है क्लोरो एसिटोफिनोन। ठीक है, पूछ देगा परीक्षा में, हो जाएगा दिमाग खराब। एल्डिहाइड व कीटोन में भेद करने के लिए उपयोग होने वाली अभिक्रिया वुड्स अभिक्रिया। कौन सा है? वुड्स अभिक्रिया। ठीक है, याद रखना, वुड्स अभिक्रिया। ये क्वेश्चन है कि ये है एल्डिहाइड व कीटोन में भेद करने के लिए उपयोग होने वाली अभिक्रिया। एल्डिहाइड व कीटोन में भेद करने के लिए उपयोग होने वाली अभिक्रिया। एल्डिहाइड व कीटोन में भेद करने के लिए उपयोग होने वाली अभिक्रिया जो है वो कौन सी अभिक्रिया? वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया क्या नाम है? वुड्स अभिक्रिया। एल्डिहाइड व कीटोन में भेद करने के लिए उपयोग होने वाली अभिक्रिया जो है वुड्स अभिक्रिया है। ठीक है, याद रखना है, एल्डिहाइड व कीटोन में भेद करने के लिए उपयोग होने वाली अभिक्रिया जो है वो वुड्स अभिक्रिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि फेलिंग विलियन, ये क्वेश्चन है फेलिंग विलियन अमोनियकल कॉपर सल्फेट का। ठीक है, फेलिंग विलियन जो है वो अमोनियकल कॉपर सल्फेट का विलियन है। ठीक है, किसका विलियन है? बोला कि फेलिंग विलियन है, लेकिन किसका विलियन है? अमोनियकल कॉपर सल्फेट का। ठीक है, फेलिंग विलियन है किसका? तो अमोनियकल कॉपर सल्फेट का है। ठीक है, फेलिंग विलियन है लेकिन किसका है? अमोनियकल कॉपर सल्फेट का विलियन है। ठीक है, फेलिंग जो है वो अमोनियकल कॉपर सल्फेट का विलियन है। फेलिंग जो है अमोनियकल कॉपर सल्फेट का। ठीक है, सल्फेट फेट आ रहा ना, फेलिंग याद रखना, फेट फेलिंग। ठीक है, इस तरीके से अमोनियकल कॉपर सल्फेट फेलिंग विलियन, इस तरीके से याद रख लेना। तो एक बार फिर से क्वेश्चन में मैं आपको पूछ ले रहा हूँ कि फेलिंग विलियन है किसका? तो अमोनियकल कॉपर सल्फेट का। अगला है कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है कि वह प्रोटीन जो जल विश्लेषण पर केवल अल्फा एमिनो अम्ल देता है। ठीक है, अल्फा एमिनो अम्ल देता है, क्या कहलाता है? संयुग्मी प्रोटीन कहलाता है। क्या? संयुग्मी प्रोटीन कहलाता है। वह प्रोटीन जो जल विश्लेषण पर केवल अल्फा एमिनो अम्ल देता है। वह प्रोटीन जो जल विश्लेषण पर केवल अल्फा एमिनो अम्ल देता है। वह प्रोटीन जो जल विश्लेषण पर केवल अल्फा एमिनो अम्ल देता है, क्या कहलाता है? संयुग्मी प्रोटीन कहलाता है। संयुग्मी प्रोटीन कहलाता है। वह प्रोटीन जो जल विश्लेषण पर केवल अल्फा एमिनो अम्ल देता है, वह क्या कहलाता है? संयुग्मी प्रोटीन कहलाता है। याद रखना है। चलो क्वेश्चन एक बार फिर से पूछ ले रहा हूँ आप लोग से। वह प्रोटीन जो जल विश्लेषण पर केवल अल्फा एमिनो अम्ल देता है, क्या कहलाता है? तो संयुग्मी प्रोटीन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि किसी परमाणु की परमाणु संख्या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या होता है। अरे ये तो सिंपल क्वेश्चन है। किसी परमाणु की परमाणु संख्या जो होते हैं वो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या होती है। ये क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन। ठीक है, किसी परमाणु की परमाणु संख्या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या है। किसी परमाणु की परमाणु संख्या जो है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या है। ठीक है, नाभिक में उपस्थित किसकी संख्या? तो प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु की संख्या, याद रखना है। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु की संख्या, याद रखना है आपको। उष्मा गति का अध्ययन किस खंड पर स्वतंत्र है? उष्मा गति का अध्ययन किस खंड पर? तो समय पर। ठीक है, समय पर स्वतंत्र है। उष्मा गति का अध्ययन किस खंड पर स्वतंत्र है? तो समय, याद रखना है। ऑप्शन में कुछ भी रहे तो आपको समय ही लगाना है। ठीक है, उष्मा गति का अध्ययन किस खंड पर स्वतंत्र है? समय, याद रखना है। उष्मा गति का अध्ययन किस खंड पर स्वतंत्र है? तो समय, याद रखना है। उष्मा गति का अध्ययन किस खंड पर स्वतंत्र है? तो समय। अगला जो क्वेश्चन है कि मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है। कितने डिग्री का? तो 18 डिग्री का। ठीक है, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई जो है भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है। कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो 18। ठीक है, 18 डिग्री का कोण बनाता है। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है कितने डिग्री का? तो 18 डिग्री का। क्वेश्चन हो गया। ठीक है, एक बार मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई भौगोलिक अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो 18 डिग्री का आंसर हो जाएगा। अगला कि बैक्टीरिया द्वारा फैलता है, क्या फैलता है? टाइफाइड, आंत का बुखार होता है, और ये फैलता है वाटर पॉल्यूशन से, यानी पानी का प्रदूषण से। ठीक है, याद रखना, पानी प्रदूषण से जो फैलता है, क्या फैलता है? वो हमारा फैलता है ये टाइफाइड। ठीक है, इसीलिए क्या किया जाता है, इसके लिए हमें टंकी वगैरह जो हमारे घर में लगे होते हैं, ठीक है, तो वो हमेशा साफ़ करते रहना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, ये बैक्टीरिया आने से आपको टाइफाइड हो सकता है। ठीक है, और तबीयत खराब होता है, बुखार वगैरह लग जाता है। ठीक है, तो आंत का बुखार है वो, तो बैक्टीरिया द्वारा ही फैलता है। टाइफाइड किसके द्वारा फैलता है? तो बैक्टीरिया द्वारा और प्रदूषित जल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ये है नेसेट क्या होता है। ठीक है, ये के जो है ना यहाँ पे ये साइलेंट रहेगा, नेसेट पढ़ेंगे इसको। ठीक है, नेसेट क्या होता है? तो एक अल्ट्रा मॉडर्न चुंबकीय टेप चैम्बर संगीत रिकॉर्ड करने के लिए होता है। ठीक है, नेसेट जो होता है अल्ट्रा मॉडर्न चुंबकीय टेप है, ये चैम्बर संगीत रिकॉर्ड टेप चैम्बर है। ठीक है, संगीत रिकॉर्ड करने के लिए एक अल्ट्रा मॉडर्न चुंबकीय टेप चैम्बर है। ठीक है, चैम्बर आपने देखा होगा डीजे वगैरह में, वो संगीत रिकॉर्ड करने के लिए
होता है, ठीक है। नेसेट जो होता है एक अल्ट्रा मॉडर्न चुंबकीय टेप चैम्बर है जो संगीत रिकॉर्ड करने के लिए होता है, ये आपको याद रखना है। नेसेट क्या होता है, तो एक अल्ट्रा मॉडर्न चुंबकीय टेप चैम्बर है जो संगीत रिकॉर्ड करने के लिए होता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है कि नेसेट क्या होता है, तो एक अल्ट्रा मॉडर्न चुंबकीय टेप चैम्बर है जो संगीत रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार होता है 0। कितना होता है? 0 होता है। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार जो होता है वो 0 होता है। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार जो होता है वो 0 होता है। ध्यान रखना, पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार जो होता है वो कितना होता है? वो 0 होता है, ठीक है। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार कितना होगा? 0 होगा, ठीक है। तड़ित की चमक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है। सही बात है, क्योंकि दूरी जो रहती है और उसके बाद और भी कारण है कि प्रकाश की अधिक ध्वनि की गति से अधिक होती है। प्रकाश की ध्वनि, हाँ, उसी के कारण जो प्रकाश की गति होती है ध्वनि से अधिक होती है, तो इसीलिए पहले हमें प्रकाश दिखाई देता है फिर ध्वनि दिखाई देता है, ठीक है। देखते हैं आप, ऐसा जब बारिश होती है, जो बादल गरजते हैं, उसमें क्या होता है कि पहले हमें दिखाई पड़ जाता है कि यहाँ पे बिजली चमका है, आवाज़ बाद में आती है, ठीक है। क्योंकि प्रकाश की जो गति है वो थोड़ा ज़्यादा है, किसकी गति से? ध्वनि की गति से थोड़ा ज़्यादा है। तो ये ध्यान देना है आपको कि तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है, क्योंकि प्रकाश की गति जो होती है ध्वनि की गति से वो थोड़ा ज़्यादा यानी अधिक होती है, ठीक है। याद रखना कि प्रकाश की गति ज़्यादा और ध्वनि की गति कम। इसके कारण क्या होता है कि जब बिजली चमकती है आकाश में तो हमें पहले दिखाई पड़ जाता है कि हाँ बिजली चमका, और उसकी जो आवाज़ गड़गड़ाहट जो है वो बाद में आती है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। तो एक बार फिर से क्वेश्चन पूछ ले रहा हूँ कि तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है, क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। अगला है हमारा कि प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे का द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है, तो वो तो ये बच्चा बता दे आपको। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है, तो ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। इस पर ज़्यादा टाइम नहीं दे। मधुमेह रोग प्रभावित करता है, मधुमेह रोग प्रभावित करता है किसको? अग्नाशय को, ठीक है। किसको? अग्नाशय को, ठीक है। मधुमेह रोग प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है? तो अग्नाशय को प्रभावित करता है, ठीक है। किसके कारण होता है? तो इंसुलिन की कमी के कारण होता है। मधुमेह रोग प्रभावित करता है किसको? अग्नाशय को। मधुमेह प्रभावित करता है किसको? अग्नाशय को प्रभावित करता है। याद रखना है, मधुमेह रोग किसको प्रभावित करता है? तो अग्नाशय को प्रभावित करता है, ठीक है। अग्नाशय को। मधुमेह रोग किसको प्रभावित करेगा? तो अग्नाशय को प्रभावित करेगा। आगे है कि तड़ित चालक की खोज किसके द्वारा किया गया? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। तड़ित चालक की खोज किसके द्वारा किया गया? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया है। तड़ित चालक की खोज किसके द्वारा किया गया? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया। तड़ित चालक की खोज किसके द्वारा किया गया? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया। तड़ित चालक की खोज किसके द्वारा किया गया? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया है। तड़ित चालक की खोज किसके द्वारा किया गया? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है इस पेज का। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व क्या है? पहले भी हो चुका है ये क्वेश्चन, पोर्टलैंड वाला। लाइम सिलिका एल्यूमिना, लाइम सिलिका एल्यूमिना, ठीक है। 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 ये पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व क्या है? लाइम सिलिका एल्यूमिना। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व जो है वो क्या है? लाइम सिलिका एल्यूमिना। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व क्या है? तो लाइम सिलिका एल्यूमिना, ठीक है। ये पूछा गया था आरआरबी मुजफ्फरपुर 2003 में, ठीक है। इतना इजी तो अब क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन फिर भी ये बेसिक चीज़ें पूछ देगा तो फिर वहाँ पे हम लोग लटक जाएंगे, इसलिए ये सारी चीज़ें याद रखना है हमें। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व क्या है? तो लाइम सिलिका और एल्यूमिना। लाइम सिलिका और एल्यूमिना। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व क्या है? तो लाइम सिलिका और एल्यूमिना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग प्लीज़ कर लीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों को जो तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी वाले, ठीक है, या एनटीपीसी वाले, या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये ना एसपीडी बहुत ज़रूरी है। तो एक बार एसपीडी को कम से कम ख़त्म करना चाहिए। थैंक यू सो मच।